5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। अब ये 5 राज्यों के चुनाव परिणाम राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, और इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद राजस्थान के राजनीतिक दलों को क्या अपनी रणनीति, क्या अपनी राजनीतिक दाव पेच, इनमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा या नहीं, इस पर भी एक विश्लेषण तो बनता है। हालांकि यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के जब परिणाम आए 10 मार्च को, उससे पहले और उसके बाद तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं, विश्लेषण हो चुके हैं, मगर मुझे लगता है कि ये एक विश्लेषण कि इन परिणामों का राजस्थान की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा, किया जाना चाहिए। हालांकि मैं राजनीतिक विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, मगर अपने अनुभव और आकलन के आधार पर कोशिश करूँगा कि कुछ तथ्य आपके सामने ला सकूँ। दोनों दलों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इस पर चर्चा करेंगे। मैं शुरुआत करते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस से शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो राजस्थान में सत्ता में है कांग्रेस, और दूसरा इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों का सबसे ज़्यादा निराशाजनक अगर किसी के लिए रहा है परिणाम, सबसे ज़्यादा चिंता का किसी पार्टी के लिए विषय है तो वो कांग्रेस। शुरुआत यूपी से करेंगे, पंजाब पर सबसे आखिर में आएंगे, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूँ कि मुझे लगता है कि इन चुनाव परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी जीती, ये कांग्रेस के लिए इतना चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, मगर आम आदमी पार्टी, पंजाब का परिणाम और उसके अलावा 2-3 चीज़ें छोटी छोटी जो हमको उस पर गौर करना चाहिए, कांग्रेस को उस पर चिंतन करना चाहिए। शुरुआत यूपी से करते हैं, मगर यूपी का परिणाम लगभग सबको पहले से पता था कि कांग्रेस यहाँ कुछ अच्छा नहीं कर रही। यहाँ सीधी सीधी टक्कर भाजपा और सपा में थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस प्रदेश को पुनः बचाया। बताया जाता है कि 37 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई है, मगर कांग्रेस को ये विचार तो करना ही होगा कि देश में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन में रहने वाली पार्टी, राष्ट्रीय दल, देश के सबसे बड़े प्रदेश में मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह जाता है। उससे भी ज़्यादा दुखद स्थिति ये है कि वहाँ 2 सीटों से अब वो आगे कैसे बढ़े, इसके रास्ते अभी नज़र नहीं आते हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि अखिलेश यादव और आजम खान, जो लोकसभा के सदस्य भी थे और विधानसभा के चुनाव भी जीते हैं, उन दोनों ने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ये स्पष्ट संकेत है कि वो राज्य में सक्रिय रहना चाहते हैं, राज्य की राजनीति में थोड़ा ज़्यादा प्रभावी बने रहना चाहते हैं। तो अब कांग्रेस को सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से उसकी टक्कर तो बात की बात है, वहाँ के वो क्षेत्रीय दलों से कैसे पार पाएगी। हालांकि यूपी के परिणाम लगभग कांग्रेस के नज़रिए से सबको पता थे। उत्तराखंड जरूर एक चिंता का विषय है, और वो इसलिए विषय है चिंता का क्योंकि वहाँ लगभग हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने मुख्यमंत्री बदल रही थी, लग रहा था कि चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एग्जिट पोल भी कांग्रेस को टक्कर में बता रहे थे बड़ा करीबी चुनाव होने वाला है, तो कांग्रेस वहाँ उम्मीद कर रही थी। मगर जब परिणाम आए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ, एक अच्छी मेजोरिटी के साथ वहाँ सरकार बनाने जा रही है। वहाँ पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो कांग्रेस को इस पर तो विचार करना चाहिए। विचार के और भी विषय हैं इससे भी ज़्यादा। एक सीधी टक्कर में आप हार गए, वहाँ तक भी चलिए समझा जा सकता है परिस्थितियों को, मगर मणिपुर और गोवा, पहले मैं इनको 2017 के आपको थोड़े से आंकड़े बता दूं कि मणिपुर में बहुमत का आंकड़ा 31 से 31। 2017 के जो चुनाव परिणाम थे उसमें कांग्रेस के पास 28 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 21। कांग्रेस 28 सीटें होते हुए मात्र 3 सीटें कम थी उसके पास बहुमत से, अपनी सरकार नहीं बना पाई। और यही स्थिति गोवा में थी, जहां पर 17 सीटें कांग्रेस के पास थी, बहुमत का आंकड़ा मात्र 21 था, वहां पर भी वो अपनी सरकार नहीं बना पाई। दोनों ही प्रदेशों ने उनको सबसे बड़े दल के रूप में वहाँ चुना था, मगर अपनी रणनीतिक कमजोरियों के कारण, अपनी राजनीतिक जो सुस्ती कहूँगा मैं, क्योंकि हमने गोवा के अगर परिणाम किसी ने देखे हो तो वहाँ हम सभी को पता था कि दिग्विजय सिंह जो प्रभारी गए थे वो वहाँ छुट्टियाँ मनाते दिखाई दिए थे। तो ये जो कमजोरियाँ थी, ये जो राजनीतिक सुस्ती थी, उसके कारण उन्होंने दोनों प्रदेश वहाँ गंवाए, और उसका असर इन परिणामों पे देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में अपने आप के ऊपर और भी काम किया, और भी मजबूत करते हुए इस बार मणिपुर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, 32 सीटें लेकर आई है। गोवा में भी उन्होंने तकरीबन बहुमत से 1 सीट दूर रही है, तो अपनी सरकार बना रही है। मगर कांग्रेस के लिए इसके अलावा भी कुछ चिंता के विषय इस परिणाम से है। मणिपुर के लिए कांग्रेस 5 सीटें जीती है, मगर उसके लिए ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि वहाँ जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की JDU 6 सीटें जीती है। मतलब वहाँ पर भी उनके लिए क्षेत्रीय दल और मजबूती से पनप रहे हैं, और ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। गोवा में आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीत कर आई है, यहाँ पर भी ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और आम आदमी पार्टी का आगे बढ़ना वैसे भी कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वहाँ जहाँ जहाँ वो आगे बढ़ती है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब, वो कांग्रेस को रिप्लेस करती है।
और ये दो पार्टियां, दो जो सीटें गोवा में जीत कर आई है, आम आदमी पार्टी, उसी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में तमाम राजनीतिक दलों का सूपड़ा साफ कर दिया। एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय दल जो अब दो राज्यों में अपनी सरकार चला रहा है, और ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि तमाम राजनीतिक उठापटक के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस को लग रहा था कि पंजाब में हम अच्छा करेंगे। उसका कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली तो वहाँ टक्कर में ही नहीं थे, तो उनको लग रहा था हाँ कि आम आदमी पार्टी इतनी मुश्किलें पैदा नहीं करेगी। मगर वो जनता के मूड को भांपने में इस कदर नाकाम रहे कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री हटाया अमरिंदर सिंह, वो जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार खुद को समझते रहे, उन तमाम चीज़ों में वो उलझे रहे। सिद्धू और उनके मुख्यमंत्री चन्नी, ये तमाम लोग अपनी अपनी सीटों से हार गए। अब इन चीज़ों का राजस्थान की राजनीति पर क्या असर होने वाला है, तो जैसा कि मैंने बीच में बोला कि आम आदमी पार्टी सबसे आसानी से अगर किसी को रिप्लेस करती है तो वो है कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दो प्रमुख दल होते हैं राजस्थान में, इन दोनों के बीच में सीधी टक्कर होती है। तो इस सीधी टक्कर में अब आम आदमी पार्टी अपने लिए संभावनाएं तो तलाश रही होगी, क्योंकि पंजाब अब उसके पास है। इतने दिन तो दिल्ली लगता था कि यार दिल्ली तो चलो छोटा प्रदेश है, पंजाब अब उसके पास है, और पंजाब की वो मॉडल बनाकर या पंजाब की तस्वीरें दिखाकर वो पूरी कोशिश करेगी कि अब राजस्थान के लोगों को, देश के दूसरे प्रदेशों को, लोगों को ये बताने की कि हम पर विश्वास किया जाना चाहिए, हम पर विश्वास किया जा सकता है। तो राजस्थान का चुनाव, क्योंकि 2 साल, तकरीबन 2 साल अभी उसमें बाकी है, पौने 2 साल, तो उसके पास पर्याप्त समय भी है आम आदमी पार्टी के पास कि यहाँ अपना कैडर को मजबूत करे, कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी करे और उस चुनाव के लिए तैयारी करे। हालांकि उससे पहले इसी साल गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं, मगर मुझे लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा फोकस राजस्थान पर रहेगा, और ये कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। कांग्रेस के लिए स्थितियाँ वैसे भी यहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है। राजस्थान में पार्टी की आपसी खींचतान की खबरें आती रहती है। अभी आज ही के अखबार में एक सचिन पायलट का स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने वैभव गहलोत के टिकट और उसकी चुनाव परिणाम पर एक तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं। तो ये तमाम राजनीतिक दावपेच अभी चल रहे हैं, और इन दावपेचों के बीच में अगर आम आदमी पार्टी यहाँ और आकर अपना वजूद, प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करती है तो कांग्रेस के लिए स्थितियाँ यकीनन विपरीत होने वाली है। अब विकल्प यही है कि वो अपने आप को मजबूत करे, और मजबूत में मैं बार बार, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आकलन करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता, जो कोर कार्यकर्ता होता है, उनसे कई बार मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को इतना संतुष्ट कांग्रेस नहीं कर पा रही है। उसके कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत नाराज़गी दिखती है। उनको लगता है कि यार हमारी सरकार होने के बावजूद भी हमारी वो तवज्जो नहीं है। तो एक तो उस पर ध्यान देना आवश्यक है, और थोड़ा सा एक क्रूर विश्लेषण करना जरूरी है। आप चीज़ों को टाल नहीं सकते हैं, और टालने का अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो यूपी के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में से कोई भी प्रियंका गांधी के ऊपर जिम्मेदारी थोपने से, जिम्मेदार बताने से डर रहा है, बच रहा है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो उन्होंने मजबूत कर दिया, 403 सीटों पर हम कैंडिडेट तो ढूंढ पाए, ये प्रियंका जी की बदौलत है। विचारणीय विषय तो ये है कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास पूरे देश की प्रत्येक सीट के लिए आपके पास कैंडिडेट होगा। तो ऐसे में कि हमने 403 कैंडिडेट उतार दिए, ये बोलकर बच जाना और इस पर विचार नहीं करता कि हम 2 सीटें ही क्यों जीत पाए। हमारे तकरीबन 385 से 387 के आसपास कुछ आंकड़ा है, इन लोगों की ज़मानतें जब्त हो गई यूपी में। इस पर चिंतन करना चाहिए, और जो मैंने शब्द यूज़ किया, एक क्रूर चिंतन करना चाहिए, अन्यथा स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी के लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि वो अपना प्रभुत्व यहाँ जमाएगी। तो ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हालांकि सबको लग सकता है क्या है, भारतीय जनता पार्टी 4 स्टेट में चुनाव जीत गई है, उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया है, योगी जैसा एक बड़ा कैंपेनर मिल गया। हालांकि पहले भी प्रचार करते रहे थे, मगर चुनाव अगर हार जाते तो फिर भूमिकाओं में कटौती होती है, प्रभाव में कमी आती है, और चुनाव जीत गए तो एक प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है, बड़ा प्रभाव उनका देखने को मिलेगा चुनाव में। तो सभी को लग रहा होगा कि यार ये तो भाजपा के लिए तो सब अच्छा ही अच्छा है, पर क्या वाकई ऐसा है? और ये मैं प्रश्न इसलिए खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि राजनीति में अमूमन होता है कि जैसा हमको बाहर से दिखता है, हम लोग राजस्थान में बैठे, हमको यूपी, उत्तराखंड और ये सब चुनाव दिख रहे थे, तो वहाँ की अंदरूनी परिस्थितियों से हम वाकिफ़ नहीं थे इतनी अच्छी तरह से।
तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, उसकी जो बाहर की जो पिक्चर होती है उसके अंदर छोटी छोटी जो एक वेब सीरीज़ होती है ना, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट में बटी हुई चीज़ें होती है, गुट में बटी हुई चीज़ें होती है। तो राजस्थान के इन गुटों पर, इन अलग अलग खेमों पर इन परिणामों का क्या असर होगा, ये ज़रूर देखने वाली बात है। अगर खेमों की बात करूँ तो सतीश पूनिया लगातार सक्रिय हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर जाकर अपने काडर को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करें और उस मजबूती के सहारे खुद मजबूत होने की कोशिश करें कि अध्यक्ष के बाद किसी और एक कुर्सी की तरफ उनका ध्यान स्पष्ट रूप से दिखता है। कोशिश कहीं और भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हालांकि वो पंजाब में प्रभारी थे, वहाँ इतना अच्छा पार्टी नहीं कर पाई है, मगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बार बार ये ऐसे संकेत देता रहता है कि हाँ, गजेंद्र सिंह एक चेहरा हो सकते हैं। अब ये तो भविष्य बताएगा, मगर हाँ, वो लगातार घूमकर अपने क्षेत्रों में, अपने क्षेत्र से बाहर लोगों के बीच में जाकर लगभग कमोबेश पूरे प्रदेश में घूमकर ये संकेत जरूर देते हैं कि मैं कोई सांसद भर नहीं हूँ, या मैं किसी एक जिले का प्रतिनिधि नहीं हूँ। प्रभाव को बढ़ाने की तमाम कवायदें चलती रहती है, मगर जो प्रभाव को दिखाने की, प्रभाव को बढ़ाने की सबसे प्रभावी कवायद अगर कहीं दिखाई दी है इन पिछले 3-4 महीनों में, तो वो नाम होता है वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हाँ, राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गत कुछ समय से अपने प्रभाव को लगातार दिखाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो मेवाड़ में देवदर्शन की यात्रा के माध्यम से हो, जो पाली और उस क्षेत्र को भी छू रही थी, अजमेर तक भी गई थी यात्राएं, फिर उसके बाद उसमें देवताओं के दर्शन के साथ साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के जो शोक संदेश और जो शोक सभाएं थी उसमें वो सम्मिलित हुई, और एक नेताओं की एक लंबी फहरिस्त उनके साथ मंच पर दिखी, उनके साथ अपने कार्यक्रम साझा करते हुए दिखी, और उसमें कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ के माध्यम से वसुंधरा राजे सिंधिया ने ये पूरी कोशिश की ये बताने की कि अभी उनको इस दौर से बाहर ना समझा जाए। अभी उनका जो जन्मदिन मनाया गया था 8 मार्च को, उसमें भी बताया जाता है कि पार्टी की तरफ से ऐसे निर्देश और ऐसे संकेत थे कि भैया इस कार्यक्रम से थोड़ा सा दूर रहना है, अवॉइड करना है, मगर उसके बावजूद वहाँ अच्छी खासी भीड़ दिखी। चुने हुए पदाधिकारी, विधायक और सांसद उस कार्यक्रम में अच्छी खासी संख्या में मौजूद रहे, और जो उम्मीदवार थी, जिनको उम्मीद है कि हमको 2023 में अवसर मिलेगा, उस लिस्ट के भी काफ़ी ज़्यादा चेहरे, काफ़ी ज़्यादा नाम उस कार्यक्रम में दिखे। तो इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल वो अपने प्रभाव को दिखाने की कोशिश कर रही है, बल्कि सीधा चुनौती दे रही है कि मैं इस दौड़ में, मैं इस होड़ में अभी भी हूँ। तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? प्रभाव ऐसे पड़ेगा कि क्योंकि बार बार बताया जाता है कि ये संघ नहीं चाहता है कि वसुंधरा राजे को चेहरा बनाया जाए, पार्टी में भी थोड़ी खींचतान है, वसुंधरा राजे चाहती है कि हमको चेहरा बनाया जाए। तो ये जो परिणाम अभी यूपी के आए हैं, यूपी पर इसलिए गौर कर रहा हूँ कि बड़ा प्रदेश है, वहाँ से बड़े प्रभाव निकल कर आते हैं। तो इस चुनाव को जीतने के बाद मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो बैकफुट पर खेल रही थी, विशेष तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने थोड़ा बैकफुट पर खेल रही थी, अब वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश करेगी। वो कोशिश करेगी कि अब वो अपनी रणनीति थोड़ी बदले, क्योंकि अगर हार जाते तो फिर एक दबाव रहता है कि यार ये स्टेट हमारा हाथ से चले गए, अब राजस्थान को जीतना जरूरी हो गया है। मगर अब जीत गए हैं तो एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ जाता है, और उस जब एक हल्का सा कंफर्ट जोन आता है, जब थोड़ा सा यूँ लगता है कि हाँ अब आरामदेह स्थिति में हैं, तो वहाँ पर फिर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये बड़े फैसले मुझे लगता है पार्टी लेगी, और जितना मैंने लोगों से चर्चाएं की है, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अब मोदी और योगी का जो चेहरा है उनके उसी पर चुनाव लड़ने वाली है। कोशिश करेगी कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, उसके बाद अगर परिणाम कैसे रहते हैं उसके आधार पर आगे की चीज़ें तय की जाए। तो यकीनन इन राज्यों के परिणामों का राजस्थान की राजनीति पर पार्टी वाइज अगर प्रभाव ना आकलन करे, परंतु हमें जो अंदर खेमे बने हुए हैं उस पर प्रभाव आकलन करना ही पड़ेगा। इन परिणामों के इस प्रभाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी यहाँ रणनीति में क्या परिवर्तन करती है, वसुंधरा राजे अपनी रणनीति में क्या परिवर्तन करती है, और साथ ही उनके जो तमाम साथ में जो लोग खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्योंकि ये तो सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी लोग
आखिर में अपने अपने अवसर की तलाश में हैं। तो इन अवसर पर जो ये प्रदेशों के परिणाम एक असर डालेंगे, वो भी अवश्य देखने की बात रहेगी। इस तमाम विश्लेषण को मैंने अपने नज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें और भी इसमें जोड़ी जा सकती है, कुछ चीज़ों को और भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो आप मुझे बताइए। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, क्या हमें इस प्रकार के कार्यक्रम और भी जारी रखने चाहिए, ये भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।